उत्तराखंड की चार धाम यात्रा विधित रूप से चल रही है, जिसमें यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चार धाम में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। चार धामों में से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सार्वजनिक है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को सहित टूरिस्ट स्पॉट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। अब तक देखा गया है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते यात्रा पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। अब तनाव खत्म होने के बाद भी यात्रा अपनी पटरी पर आती दिख रही है। यूपी, हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। तीर्थयात्रियों को और टूरिस्टों को भी चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, जिसको देख लगातार चार धाम यात्रियों की सुरक्षा संख्या बढ़ रही है। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों को लेकर आ रही दिक्कत खत्म हो गई है। सरकार ने ट्रायल के तौर पर 1000 से अधिक घोड़ा खच्चरों को यात्रा मार्ग पर लगा दिया है। चार धाम यात्रियों को ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। आपको बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की रौनक फिर से लौट आई है। इन्फ्लुएंजा के कारण रोक के बाद ट्रायल के तौर पर 1000 से अधिक घोड़े खच्चर रविवार को केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। डंडी सेवाएं भी यात्रियों को लेकर जा रही हैं, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर चार धाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी दी। आईजी गढ़वाल ने कहा कि चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि अगर कोई भी जानकारी श्रद्धालुओं को चाहिए तो वे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चार धाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। धन्यवाद। के तनाव को लेकर के निश्चित तौर पर पूरा देश चिंतित था और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में भी इस दौरान कमी देखने को मिली, लेकिन अब फिर से निश्चित तौर पर जब पूरा मामला शांत हो गया है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी चारधाम यात्रा में बढ़नी स्वाभाविक है। लेकिन चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और केदार घाटी में जिस तरीके से घोड़े खच्चरों में संक्रमण फैला और प्रशासन ने बड़ी लापरवाही से उसको हैंडल किया, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चूक थी। और भविष्य में चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए, स्थानीय हकूकधारियों की जो है जो भी सुझाव हैं, सहूलियतें हैं, उनका ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, चारों धाम की यात्रा में उतना कोई असर इसमें देखने को नहीं मिला था। अगर देखा जाए तो अभी 12 दिन मुश्किल से हुआ है यात्रा शुरू हुई और 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किया है। और पर्यटन विभाग ने इसका खुलासा भी किया है कि 27 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो चारों धाम में जिस तरीके से सुविधाएं हैं, चारों धाम में जिस तरीके से सघन चेकिंग का अभियान शुरू हो रखा है, वो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि चारों धाम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका बीड़ा खुद
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उठा रखा है और जिसको पूरी तरीके से धरातल पर किया जा रहा है। तो चारों धाम की जो यात्रा है वो सुखद रूप से ही आगे बढ़ रही है और कहीं भी इस तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिला। और जहां तक रही बात घोड़े और खच्चरों की, तो जो वायरस इसमें पाया गया था उसकी पूरी जांच करी गई है। उन घोड़े और खच्चरों को पूरा क्वारंटीन किया गया है। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिलाएं एवं बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर है। वहां से मंदिर तक शटल सेवाएं की व्यवस्था की गई है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे जितनी जगह पहले मंदिर तक है 2 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग बहुत बुजुर्ग होते थे उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहाँ जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इस समय केदारनाथ में यात्रा में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से बारिश थी और थोड़ा अभी मौसम साफ हुआ तो यात्रा की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी लगने लग गई है और यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने लग गए हैं। और पिछले कुछ दिन पहले घोड़े खच्चरों में कुछ बीमारी आ गई थी केदारनाथ क्षेत्र में और इस वजह से थोड़ा सा यात्रियों को परेशानी हो रही थी आने जाने में। और आज फिर से यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने लग गए हैं। केदारनाथ में यात्रियों का उत्साह देखने लायक है और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लग गई है। और अभी केदारनाथ में थोड़ा सा मौसम अच्छा खुला हुआ है तो इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गया है। तो भैया, इस समय यात्रा कैसी चल रही है और इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। और कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल धूप खिला हुआ है और काफ़ी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे। यहाँ पर यात्रा काफ़ी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है इस वक्त जी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रही है जी। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित की जा रही है जी। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते यात्रा पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। अब तनाव खत्म होते ही यात्रा भी अपनी पटरी पर आती दिख रही है। खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं ताकि चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं यूकेडी प्रवक्ता है, राजेश सेमवाल है तीर्थ पुरोहित और अरुण शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राजेश सेमवाल जी के पास चलूँगा। तीर्थ पुरोहित है, वो बहुत अच्छे किस्से से बता सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आना कम हुआ था और उसके बाद से फिर से लय पकड़ ली है चारधाम यात्रा ने। राजेश जी, जिस दिन कपाट खुले थे 30 अप्रैल को, तो शुरू में लग रहा था कि यात्रा मतलब क्योंकि इस बार कुंभ भी रहा है तो कुंभ की वजह से भी लोगों का थोड़ा आना कम था, तो शुरू से ये था थोड़ा कि यात्रा इस बार उतनी नहीं रहेगी जितने पिछले विगत वर्षों 22, 23, 24 में जैसी रही। इस बार थोड़ा सा कुंभ का भी असर देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो जितने भी टूर ट्रेवल्स हैं, आपने देखा चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे मुंबई में हो, जगह जगह से साउथ में है, हैदराबाद में है जगह, उन लोगों के पास बुकिंगें नहीं है। हमारी लगातार बातचीत होती है, उनके पास बुकिंगें नहीं है। जो लगभग 30 आदमी का ग्रुप लेकर के चलते थे वो इस समय 5 और 6 लोगों का ग्रुप लेकर के चल रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर है। और बीच में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव का जो युद्ध का जैसा माहौल बन गया था, उस समय भी काफी लोगों ने, लेकिन उस समय ज्यादा असर इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि काफी लोग घरों से निकल चुके थे। कुछ लोग हरिद्वार में थे, कुछ लोग यमुनोत्री में थे, तो उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ परसों 2 या 3 दिन से लगातार यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में ये वृद्धि
होगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। इस बार सरकार ने भी एक अच्छा प्रयास किया है। जगह जगह पर जहां पर जाम की स्थिति होती थी, रोडें खराब थी, विभिन्न जगहों पर जो इस बार चाहे वो गंगोत्री की जगह हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे बद्रीनाथ में हो, हमारे लगातार तीर्थ पुरोहितों से बातचीत होती रहती है, यमुनोत्री में भी, केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में भी। तो इस बार सरकार ने जो एक जनवरी माह से ही जो है तैयारी शुरू कर दी, उसका भी जो है ना असर देखने को मिला कि यात्री एक निश्चित टाइम पर पहुंच जा रहा है। तो जगह जगह विगत वर्ष आपने देखा इतना लंबा जाम, जहां गंगोत्री की यात्रा 3 घंटे की थी, या गंगोत्री पहुंचने में लोगों को 27 घंटे लग गए। लेकिन इस बार सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, जगह पर पुलिस भी लगाई है, पीआरडी के जवान लगाए हैं, तमाम जहां पर थोड़ा रोडें खराब थी वहां पर भी रोडें बनाई है। सरकार ने इस बार जो है जनवरी से ही इस पर जो है संज्ञान लेना शुरू कर दिया था और आने वाले समय में विश्वास है कि जैसे तनाव अब कम हो गया है और लोगों को लगेगा कि अब यात्रा सुरक्षित है, क्योंकि इस समय काफी एयरपोर्ट भी बंद है तो लोगों का आना जाना भी थोड़ा दिक्कतें हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से 2-3 दिन में यात्रा का थोड़ा सा स्तर बढ़ा है, तो आने वाले समय में थोड़ा यात्रा बढ़ेगी और ये हम सब लोगों के लिए ही सुखदायी होगा कि यात्रा जितना अच्छा चलेगी उतनी सब लोगों का व्यापार चलेगा। लोगों का होटल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे तमाम लोगों ने लोन लेकर के जो है इतने तमाम अपने व्यवसाय खड़े किए हैं और यात्रियों पे सबकी निगाहें टिकी है। बाकी तो चारों धामों पे निर्भर है, माँ भगवती गंगे जैसा चाहेगी वैसा होता रहेगा और निश्चित तौर पर यात्री बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, और यात्री बढ़ते भी रह रहे, क्योंकि आस्था का ऐसा संगम देखने को बहुत भारत में देखने को मिलता है ना, जब 4 धाम यात्रा पर दूर दराज से, पूरे भारत से नहीं विदेशों से भी कई श्रद्धालु आते हैं। प्रभा बदूनी जी हमारे साथ है। प्रभा जी, अच्छी व्यवस्था, अच्छी 4 धाम यात्रा कराने का हमेशा से कोई भी सरकार रही हो उसके लिए चुनौती होती है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में बारिश होना, रास्तों को क्लियर करना, सारी समस्याएं होती हैं। और इस बार तो एक नई समस्या थी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, और उस तनाव में भी धैर्य के साथ वहाँ के लोकल जो प्रशासन तो उसने काम किया और अब फिर से पटरी पे आ गई है 4 धाम यात्रा। जी विशाल जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे अभी तीर्थ पुरोहित जो हैं, जो बिल्कुल वहां पे डेली जिस प्रकार से वहां पे यात्रा चल रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, खुद उसको देख रहे हैं। हम तो देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये बातें सबके सामने रखी हैं कि किस प्रकार वहां पे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो आंकड़े हमारे पास दिन प्रतिदिन आ रहे हैं कि 30 लाख तक अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं या एक थोड़े बहुत कम है, और यात्री सबसे ज्यादा केदारनाथ में 2 लाख तक पहुंच चुके हैं, और फिर उसके बाद 9 लाख 12 दिनों के अंदर यात्री वहां पे श्रद्धालु जितने हैं उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। तो देखिए ये अपने में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार वहां पे जो हमारे स्थानीय निवासी हो या स्थानीय व्यवसायी हो, उनकी भी निगाहें टिकी रहती है कि 4 धाम यात्रा जब शुरू होती है, एक व्यवसाय है वहां के लोगों के लिए, एक आर्थिकी की रीढ़ है ये हमारे उत्तराखंड की। तो निश्चित तौर पर हम सब ये चाहते हैं कि यात्रा में कहीं कोई बाधा ना आए, वो किसी भी रूप में भी ना आए। और जहां तक रही सरकार की जिम्मेदारियों की बात, तो हम सबने देखा है कि हम पहले ये बात कहते रहे हैं कि सरकार ने जिस प्रकार गंभीरता से इस यात्रा को लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस यात्रा उत्तराखंड के लिए कितनी ये जरूरी भी है। ये यात्रा श्रद्धालुओं को भी देखें, हमारे मान सम्मान की भी बात है, क्योंकि विदेशों से, हर राज्य से यहाँ पे यात्री श्रद्धालु आते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हमारी आर्थिकी के विकास के तौर पर इसे देखें, तो वहां पर भी ये बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम हर चीज का सरकार ध्यान रखे। तो आज पहले विगत जो परिस्थितियां हमारे पास आई, हमने कहा हर बार कोई ना कोई चुनौती होती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उन चुनौतियों से हम सीखें। इस बार वो खुद बता रहे हैं कि जो जाम की परिस्थितियां है वो वैसी नहीं है, वो समय पे यात्री गंगोत्री से यमुनोत्री जो एक 4 धाम पूरी यात्रा करते हैं, समय से वो लोग पहुंच रहे हैं, जाम नहीं है। और अगर कहीं पे कोई विकट परिस्थिति है भी तो सरकार तुरंत उसका संज्ञान ले रही है, और कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान निकाला जा रहा है। और अभी हमने देखा है कि जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन में भी जो उसको सरल कर दिया गया है, ऑफलाइन अगर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं तो जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई समस्या नहीं है, हम आते हैं, जो यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं बहुत इजीली वहां पे प्रोसेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां पे खाने पीने की व्यवस्था हो, हाइजीन के बारे में हम बात करें, तो जब उनका पूछा जा रहा है श्रद्धालुओं से कि आप बताइए आप यहाँ ठहरे में हैं, तो वो सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो जगह जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी प्रकार जो स्वयं सहायता समूह, अगर हम रोजगार की बात करें तो सरकार ने एक नया कदम उठाया था कि महिलाओं को वहां पे अवसर दिया जाए, तो आज वो अपने प्रोडक्ट लेकर भी वहां पर आई है, उनको एक ब्रांडिंग मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म वहां पर मिल रहा है, तो उससे महिलाएं बहुत खुश हैं जो स्थानीय लेवल पर रोजगार करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अपने में दर्शाती है कि सरकार इस यात्रा को लेकर शुरू से कितनी गंभीर थी, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं और होना
चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, वो श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखे और राज्य के हित में तो ये यात्रा है ही। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे प्रभा जी, तो मैं आशीष नौटियाल के पास यात्रा चल रही है। बिल्कुल, आशीष नौटियाल जी, जितनी बातें प्रभा जी ने कही उन सारी बातों पर आपका काउंटर चाहूँगा, क्योंकि बहुत जो सरकार के हिसाब से है वो प्रॉपर चार धाम यात्रा चली, लेकिन अभी मैं हमारी रिपोर्ट में भी देख रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उस पर भी सवाल उठाए थे। देखिए विशाल जी, अभी यात्रा हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 10-12 दिन हुए हैं, और उसी बीच में हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपदा समझो आ गई कि जो है देश के अंदर एक युद्ध में जाना पड़ा। तो इसलिए लोगों का ध्यान यात्रा में गया ही नहीं, और यात्री भी कम हुए, और ना अगर किसी को समस्या हुई भी होंगी तो मेरे ख्याल से बोली भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, यात्रा अच्छी होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, और सब लोग अभी हमारे वहाँ के वो बैठे हुए हैं जो आचार्य जी हैं, तो इन लोगों ने भी बताया, तो अगर अच्छी यात्रा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा जैसे हमने सोशल मीडिया के मार्फत देखा कि वहां पर जो लोकल दुकानदार दुकानें लगाते थे, वहां के लोकल जो लोग दुकानें लगाते थे, उनको हटाने का काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के मार्फत हमने देखा। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर लोकल व्यापारी जो है चाहता है कि यात्रा हो, और यात्रा के टाइम पर, क्योंकि वो तो लोकल आदमी है, उसको तो यहाँ रहना ही है, कुछ व्यापार करना चाहता है, अपना गुजर बसर करना चाहता है, तो उनको व्यापार करने दिया जाए, उनको लगाने दी जाए दुकानें, जिससे अपना काम कर सकें, अपना घर चला सकें। और अभी तो यात्रा की समस्या पता लगेंगी, क्या हुई क्या नहीं हुई तो वक्त के साथ पता लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे इस प्रकार की समस्या है, जैसे अभी हमने वहां देखा था मंदिरों में जो है सरकार जो है फूल लगाने के लिए भी बाहर से गुजरात के लोग आए थे, वो भी हमने सोशल मीडिया के मार्फत देखा, वो कहते बस गुजराती फूल लगा सकता है, उत्तराखंडी फूल भी नहीं लगा पा रहा है। तो इस प्रकार की कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर हो रही है, तो उत्तराखंड के व्यापारियों को अगर उसमें कुछ काम धंधा मिले, कुछ फायदा हो तो अच्छी बात है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी अब वक्त के साथ साथ देखते हैं आगे क्या। हम तो चाहेंगे कोई समस्याएं ना हो, सरकार अच्छा से अच्छा काम करे, जो भी आए भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं और अच्छा पुण्य की प्राप्ति करके जाएं, तो आगे जैसे जैसे चलेगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। कुछ गलत होगा तो गलत बोलेंगे, और अगर गलत नहीं होगा तो गलत क्यों बोलेंगे, अच्छा होगा तो जरूर उसकी तारीफ की जाएगी। बिल्कुल अच्छा होगा, और उत्तराखंड के लिए तो सभी लोग अच्छा ही चाहते हैं ना, सब लोग अच्छा चाहते हैं, अच्छा होगा। हमारे यहाँ जो पर्यटक आएंगे वो अच्छे से फीडबैक दें, क्योंकि होता कई बार क्या है, जब आप बहुत बड़ी व्यवस्था को संभाल रहे हो तब गलतियां हो जाती हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार ने का कहना है कि हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। फिलहाल 12 दिनों में तो ऐसी भी कोई खबर नहीं आई है, शुरुआत में 1-2 दिन अगर हम हटा दें, लेकिन अभी तो चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। मैं यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलूँगा। मीनाक्षी जी, 12 दिन चारधाम यात्रा, कई उसमें अड़चनें आई। अगर हम देखें कि कहीं पर कोई वीडियो वायरल हुआ था शुरुआत में, लेकिन अब वो सब चीज़ें सामान्य हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, हाई अलर्ट पर उत्तराखंड, उसके बाद चारधाम यात्रा फिर से पटरी पर लौट चुकी है। जी विशाल जी, सबसे पहले तो चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो हम हमेशा से ही उम्मीद करते हैं कि चारधाम यात्रा, क्योंकि हम एक तरह से हम जिस देवभूमि में हैं, हम इस देवभूमि में हमने जन्म लिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी जन्मभूमि के अंदर केदार बाबा के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो अपने धार्मिक अनुभव लेके यहाँ से जाएं, और जो एक आस्था उनकी केदार बाबा के ऊपर है वो आस्था और भी मजबूत हो। देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से तो चाहे कुछ भी हो जाए तो वो यात्राएं अच्छी ही होती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वहां के लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। चाहे वहां के लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हो, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको तो बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है। चाहे वहां घोड़ों को इन्फ्लुएंजा की वजह से उनको परेशानी, घोड़े जो हैं जिनको, जो घोड़े खच्चर जिनकी पहले से मरम्मत हो जानी चाहिए, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन। रात 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन। रात 8 बजे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन। रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रात 8 बजे करेंगे देश को संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं यूकेडी प्रवक्ता मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी अपनी बात को पूरा करें। जी विशाल जी, जो मैं बात कर रही थी कि सरकार ने तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि वो खुद इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए उनको वहां पे चाहे कुछ गलत भी हो रहा है तो भी उनको सही लगता है। जिस प्रकार से अभी नौटियाल जी ने कहा कि फूलों का ठेका भी जब गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 150 लोग गुजरात से फूल लगाने आए थे वहां पे, तो किस प्रकार से स्थानीय लोगों की हेल्प हो रही है या स्थानीय लोग वो कर रहे हैं। हमने देखा कि उनकी शॉप जो थी, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, शायद उनको करोड़ों और अरबों का प्रॉफिट ना हो, कुछ हजारों का ही प्रॉफिट हो, लेकिन उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो ये देखिए कि स्थानीय लोगों को तो कोई उस चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई तीर्थ स्थल होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा धर्मशालाओं का निर्माण होता है। आप ये बता दीजिए कि हमारे वहां केदारनाथ में कितनी धर्मशालाओं का निर्माण किया गया ताकि एक व्यक्ति जो सिर्फ धार्मिक आस्था लेके आ रहा है, जिसके पास पैसा ना हो, वो वहां पे रुक सके। क्योंकि हमने देखा है कि सीजन के टाइम पे वहां 7-7 हजार में टेंट मिलते हैं। टेंट का एक रात का जो है 7-7, 8-8 हजार रुपए किसी को पे करना पड़ता है। तो यही हमारा कहना है कि जो धार्मिक यात्राएं हैं उनका स्वरूप जो है धार्मिक यात्रा की तरह रहने देना चाहिए। अगर हम सोचिए कुछ हद तक हम बाजारवाद से इन चीजों को जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा ही बाजारवाद के हवाले कर देना किसी तीर्थ यात्रा को, वो हमारे लिए अगर हम दूरगामी इसके परिणाम सोचे तो ये बहुत ही खतरनाक हम लोगों के लिए हो सकता है। दूसरी चीज है कि हम लोग जैसे उत्तराखंड से हम आते हैं, देवभूमि से हम आते हैं, तो हमारे लिए इस तीर्थ का एक अलग ही इसका जो महत्व है वो है, और हम चाहते हैं कि इसका जो महत्व है वो इसी प्रकार बना रहे, ना कि इस बाजारवाद के भेंट चढ़ जाए और आने वाले समय में हमारे ही तीर्थ स्थलों पे हमारी जो संस्कृति है उस पे ही एक आघात हो और हमारे लिए इसके अस्तित्व पर संकट उभर पड़े। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि तीर्थ यात्राओं का जो स्वरूप है उसको तीर्थ यात्रियों की तरह ही यात्राओं की तरह रहने दिया जाए, उसके मूल स्वरूप में ही यात्रा को रहने दिया जाए। अभी हमने देखा कि हेलीकॉप्टर का, एक निजी हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ था, एक हेलीकॉप्टर था, देखिए वो सवाल तो खत्म ही हो गया। उसकी बात आई थी कि जांच होगी, लेकिन इस प्रकार के जो जांचें हैं वो फाइलों में ही कहीं दब के रह जाती हैं। तो लेकिन सरकार की तरफ से तो सब अच्छा है,
सरकार कभी भी नहीं कहेगी कि हाँ उसकी जांच का ये रिजल्ट निकल के आया, क्यों इस प्रकार से एक निजी हेलीकॉप्टर। देखिए उस पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जो निजी हेलीकॉप्टर है, अगर वहां मौसम खराब था तो उसको अलाउ कैसे किया गया, उसकी जो मरम्मत थी वो तरीके से हुई थी या नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि बाजारवाद की भेंट जो है तीर्थ यात्राओं को चढ़ा दिया जा रहा है, और ये जो सरकार है ये मनी माइंडेड सरकार है, इसके लिए सिर्फ पैसा महत्व रखता है, इसके लिए लोगों की जानें महत्व नहीं रखती हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि यात्राओं के बारे में, यात्राएं जो है यहाँ पे किसी भी चीज को ढिलाई के साथ, एक मिनट प्रभा जी फिर आप बीच में बोलेंगे। प्रभा जी आऊंगा आपके पास, मैं जरा सवाल के खत्म हो जाए ना, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। इस प्रकार से ही हम कह रहे हैं कि सिर्फ मनी माइंडेड ना होके, बल्कि तीर्थ यात्राओं का जो स्वरूप है उसी प्रकार से सोचा जाए, उसी प्रकार से यात्राओं में कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं जल्दी से अजय शुक्ला जी के पास चलूंगा, माफ करिएगा अरुण शर्मा जी के पास चलूंगा। मैं माफी चाहूंगा अरुण जी। अरुण जी, अगर चार धाम यात्रा पिछले 10 सालों को हम देखें या 20 सालों को देखें, आधुनिकता की ओर बढ़ गई, हेलीकॉप्टर्स आ गए, वहाँ पर आपको अभी मुझे लगता है रोपवे स्टार्ट हो जाए, तमाम चीज़ें। बड़ा सवाल जो अभी यूकेडी की प्रवक्ता ने सही कहा कि हम लोगों ने मूल यात्रा से कहीं ये छेड़छाड़ तो नहीं है। आशीष भाई, अरुण पहले तो मैं आपको विशाल भाई, सॉरी जी हाँ बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज? जी आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आज आपने यात्रा पे डिबेट करी, और मुझे लगता है कि जितने लोग बैठे हैं वो सब ब्राह्मण बैठे हैं, तो इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं आपको। दूसरी चीज, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं और ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि किस तरह बसें होती थी, जिसमें आज तो गद्दी वाली सीटें हैं बसों में, डनप की गद्दियां लगी हैं जी। उस जमाने में फट्टे लगे होते थे, स्लीपर को काट के जो फट्टे होते थे वो लगे होते थे, और ऋषिकेश से गेट सिस्टम होता था। एक एक घंटे बाद बसें छूटती थी क्योंकि सड़कें छोटी होती। हमने समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखी। पहले हनुमान चट्टी से और यमुनोत्री तक पैदल जाना होता था, आज जानकी चट्टी तक गाड़ी जा रही है, तो वो जो 6 किलोमीटर बच गया अब 7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। वो तमाम चीजें देखी है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर भी आए। अभी मीनाक्षी ने बात करी क्रैश की, तो देखिए कोई कंपनी ये नहीं चाहती है कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश, कोई नहीं चाहती। उससे कंपनी की बदनामी भी होती है, यात्रा की बदनामी भी होती है। और जो यात्रा ठंडी पड़ी बीच में, उसका बहुत बड़ा कारण था, एक पाकिस्तान से तनाव और दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने वीडियो में इस हेलीकॉप्टर को ये दिखाया कि ये इंडिया का हेलीकॉप्टर हमने मार गिराया। तो ये भी दिक्कत है। देखिए, एक चीज सेमवाल जी ने कही थी जिस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार यात्रा पहले के मुकाबले कम रहने की जो संभावना थी कुंभ के कारण, क्योंकि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनका एक निश्चित बजट होता है यात्रा का या घूमने का, वो बजट उन्होंने कुंभ पे खर्च कर दिया। तो निश्चित तौर पर अगर बजट कुंभ पे खर्च हो गया तो वो फिर चार धाम यात्रा पे खर्च नहीं होगा। तो इसलिए पहले से संभावना मानी जा रही थी कि यात्रा कम होगी। और जिस हिसाब से ये वीकेंड गया है, ये जो कल परसों शनिवार था, कल इतवार था, आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, ये जो 3 दिन की छुट्टी मिली, इसके बावजूद ऋषिकेश की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। इससे तमाम चीजें पता लग जाती। वो इसलिए क्योंकि ऋषिकेश में यात्रा का और राफ्टिंग का 2 यातायात को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अक्सर लंबा जाम लगा रहता है, लेकिन पिछले 3 दिन से ऋषिकेश में कोई जाम नहीं है। इससे ये पता लगता है कि यात्रा हल्की। उसके बाद जो डेली रजिस्ट्रेशन होता है उसके जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उससे भी पता लग रहा है यात्रा हल्की है। आपने कहा ट्रेडिशनल चेंजेस हुए हैं, पूरी दुनिया में हर चीज चेंज हुई है। एक जमाने में हम सब लोग अगर कहीं दूर फोन करना पड़ता था तो ट्रंक कॉल बुक करते थे, लाइटनिंग कॉल बुक करते थे, उसके बाद भी भरोसा नहीं होता था कितनी देर बाद वो कॉल मिलेगी। लेकिन आज हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं, हर जगह से हर किसी को फोन कर सकते हैं। ये चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी के चेंजेस हैं।
तो निश्चित तौर पर वो चेंजेस यात्रा में भी आने ही है। अब आपदा आई 2013 की, उसके बाद केदारपुरी को जिस तरीके से सजाया और संवारा गया है, तो उसमें और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का लगातार केदारनाथ आना, केदारनाथ की ब्रांड वैल्यू को बढ़ा गया। ब्रांडिंग हो गई पूरे वर्ल्ड में केदारनाथ की। इसलिए आप देखिए जो सुगम जगह है गंगोत्री और बद्रीनाथ, उनको छोड़कर जो दुर्गम यात्रा है केदारनाथ, वहां तीर्थ यात्री ज्यादा बढ़े। आप खुद देख लीजिए और आंकड़े पिछले कोरोना के बाद के आंकड़े निकाल लीजिए, लगातार केदारपुरी में ज्यादा तीर्थ यात्री गए हैं बद्रीनाथ और गंगोत्री के बजाय, जबकि दोनों जगह ये दोनों रोड हेड पर है। केदारनाथ में आज भी 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यमुनोत्री में आज भी 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये स्थितियां हैं, ये चीजें चेंज होंगी, लगातार पूरी दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, तो उत्तराखंड में चेंज होना स्वाभाविक है। रोड बढ़िया होगी और अगर जिस दिन कर्णप्रयाग तक रेल आपकी जाएगी, उस दिन आप देख लीजिएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ में इससे ज्यादा यात्री आएंगे, वो कनेक्टिविटी ज्यादा सुधर जाएगी। ये कनेक्टिविटी की सुधारने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसीलिए अब पिछले सालों में अगर हम आंकड़े देखें तो यात्रा हर साल लगातार बढ़ी है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ी है। एक बड़ा सवाल उठाया कि धर्मशाला नहीं है केदारनाथ में, निश्चित तौर पर उससे पहले धर्मशालाएं थी, लेकिन वो आपदा में सारी तहस नहस हो गई। 13 की आपदा में सब बह गई। उससे पहले हम लोग रुकते थे वहां धर्मशालाओं में, काली कमली की धर्मशाला थी, मंदिर समिति की धर्मशाला थी, पंजाब सिंह क्षेत्र की धर्मशालाएं थी, दुनिया भर के ट्रस्टों की धर्मशालाएं थी, तीर्थ पुरोहितों की धर्मशालाएं थी, लेकिन वो आपदा में सब चली गई। तो उसके बाद केदारपुरी का जो निर्माण हो रहा है वो नए सिरे से हुआ है, और उसमें हाँ आज निश्चित तौर पर आज वहां टेंट कॉलोनी भी है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, हालांकि मंदिर समिति की कोई धर्मशाला नहीं है, क्योंकि कई लोगों की हमें भी सिफारिश करनी पड़ती है। तो मंदिर समिति वाले हाथ जोड़ लेते हैं, बद्रीनाथ में जितनी चाहे व्यवस्था ले लीजिए, केदारनाथ में हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपने मित्र जिनकी वहां होटल है या और साधन है रहने के, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। जो ये सारी चीजें हैं विशाल भाई। जी बिल्कुल। प्रभा जी जवाब दीजिए आप मीनाक्षी का। जी विशाल जी, हाँ बिल्कुल, मैं ये आपसे कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए हमने जितनी भी अभी तक यहाँ चर्चा करी है उससे मुझे कुल मिलाकर अगर हम यात्रा की बात करें तो उसपे सब संतुष्ट है। लेकिन देखिए विपक्ष है, विपक्ष का तो हमेशा मुद्दा ही रहता है कि कभी किसी चीज को देख के खुश ना होना। अब जहां तक रही, मैं बार बार विपक्ष की बात हमेशा सुनती रहती हूँ कि जो मूल उसका स्वरूप है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो विशाल जी मैं कहना चाहूंगी कौन सा मूल स्वरूप बिगड़ा है वहां का, वहां पे ऐसा क्या कर दिया गया है। अगर केदारनाथ में अभी मैं सुन रही थी आपदा आई थी, तो क्या केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसके साथ जितने हमारे पुरातन मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई बुराई है। और जहां तक है धर्मशालाओं की, अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, वहां के जो तीर्थ पुरोहित उन्होंने खुद कहा है कि अगर अचानक भी आप कोई भी ठहरने की व्यवस्था है, 5000 जो यात्री हैं वो आराम से, हमारी इतनी व्यवस्था हमने बना रखी है कि वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है व्यवस्था पूरी है, जितने भी वहां पे श्रद्धालु जा रहे हैं उनको ऐसी कोई समस्या वहां पे रहने की नहीं आई है, और ना ही हमने अभी ऐसा सुना है कि कोई वहां पर गया हो और उसको रहने में कोई दिक्कत आई है। और मूल स्वरूप तो देखिए विशाल जी, जो जहां का रहता है वो कहीं कभी नहीं बदलता है। तीसरा मैं ये कहूंगी, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, आज ही आप देख लीजिए श्रद्धालु हैं, अभी मैं 2 दिन पहले का ये मैं किस्सा आपको बता रही हूँ, लोग आजकल ऐसे हो गए 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर भी अगर उनको पैदल चलना पड़े, उनको ये भी बोल दिया जाए आगे आपको नहीं ट्रॉली में ले जाएंगे, वो तो भी पैदल ना चले। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी सुरकंडा माता के दर्शन करने गए थे तो बारिश इतनी ज्यादा थी, हवाएं चल रही थी, तो ट्रॉली सिस्टम बिल्कुल उन्होंने लॉक कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग लाइनों में खड़े थे, वो पब्लिक एकदम से आके उन लोगों के ऊपर हल्ला करने लग गई, वो जोर जोर से कहने लगे आप चलाओ। उन्होंने कहा जी हवाएं चल रही हैं और रास्ते में कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप चलाओ। और सडनली पब्लिक में से एक लेडी निकल के आती है, वो उनके ऊपर शाउट करने लगी कि आप चलाओ, हम जिम्मेदार होंगे इस चीज के लिए अगर कुछ हो गया। तो आप बताइए कि जो पब्लिक है, देखने में परिस्थितियां हमें ऐसी लगती हैं कि बहुत अच्छी है, ये लोग व्यवस्थाएं नहीं देते, लेकिन पब्लिक ऐसी है जो 100 मीटर भी मुझे लगता है पैदल चलने को आज के समय में तैयार नहीं है। क्योंकि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो जिस प्रकार से उसका रहन सहन है, जिस प्रकार से वो वातावरण में रहती है, और जो यात्री है वो केवल विशाल जी उत्तराखंड के श्रद्धालु नहीं है, पूरे राज्यों से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनको हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको वहां तक लाना पड़ेगा हमें। तो कनेक्टिविटी अगर हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारी हेली सेवाएं हैं,
अभी अरुण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई नहीं चाहता कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो, लेकिन अगर हुआ है, दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन देखिए वो एक दुर्घटना है, दुर्घटना में हम संवेदनाएं दे सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जिम्मेदारी किसकी थी, निश्चित तौर पे जिम्मेदारियां तय होती हैं, क्यों नहीं होंगी जिम्मेदारियां तय। ये तो जिसकी कंपनी है उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है अगर कहीं पे ये पाया गया कि गैर जिम्मेदाराना ये रवैये से हुआ है, तो कह देना कि अपनी यात्रा को हमें अच्छा बनाना है। और आज ये जिम्मेदारी पूरा उत्तराखंड में वासियों की हो, चाहे वो यहाँ के मैं तो कहूंगी नागरिक हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कि हमें अपनी यात्रा को अच्छे से अच्छा करना है। कहीं से भी श्रद्धालु आए, हमें भी लगता है कि कोई परेशानी में, इतने ज्यादा पुलिस हेल्पलाइन ने नंबर दिए, टोल फ्री नंबर जारी हो गए हैं व्यवस्थाओं के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर हमारे पास उनकी जानकारी है और कोई आपसे पूछता है तो निश्चित तौर पर हमें भी उसकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। तो विशाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, भ्रम की स्थिति जनता में पैदा ना करें कि हमारे अपने ही राज्य को हम बदनाम करने की कोशिश करें। और जो हमारी चारधाम यात्रा है, जिससे हमारी खुद की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो उसको भी हम राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दें। तो कृपया इसको राजनीति से ना जोड़ें। जहां आपको लगता है व्यवस्था में, बिल्कुल अगर कहीं पे लगता है कि इसको और सुधार किया जा सकता है, सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि सरकार ने ये नहीं करा, जब चारों तरफ ये कहा जा रहा है और आगे भी सरकार ने कहा है कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि किसी व्यवस्था में या कहीं पर कोई भी दिक्कत है, या जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हमें फीडबैक तो ली जा रही है, वहां पे बड़े बड़े अधिकारी तैनात है, तो निश्चित तौर पर उसको दुरुस्त किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल 100 बिल्कुल किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, विपक्ष भी वही बात करे जो जाए, जो और जिसको सब लोग स्वीकार करें कि हाँ ये है। केवल इसलिए कि हम विपक्ष में हैं तो हमें आलोचना करनी है, हमें विरोध करना है, मुझे लगता है कम से कम यात्रा जैसी जो श्रद्धा के केंद्र है, वहां पे हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। सुझाव दीजिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी पे आरोप लगाना, इस टाइप की जो राजनीति है, मुझे लगता है उससे सबको बचना चाहिए। यात्रा अच्छी चल रही है, बहुत सुगम चल रही है, और जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आएंगे सरकार के पास, सरकार आज इतनी सक्षम है उत्तराखंड में, यहाँ पे पुलिस हो, सीआरपीएफ की तैनाती हो, हर तरह से पर्यटकों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप ये देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अलग अलग राज्यों से टीम वहां पर आ रखी है। तो हम ये चाहेंगे किसी को इतनी सी भी दिक्कत ना हो कि जो भी यहाँ से अनुभव लेकर जाए वो दोबारा यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे राज्य का नाम रोशन करके जाए कि उत्तराखंड की हमने यात्रा करी थी, बहुत सुगम रही, अच्छी रही। तो मैं यही कहना चाहूंगी विपक्ष को कि इस समय सुझाव दे और इसमें कोई राजनीति ना करे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से चलूंगा आशीष नौटियाल जी के पास। आशीष जी, विपक्ष का काम क्या आलोचना करना ही होता है कि उनको सुझाव भी सरकार को देना है? जरा ये क्लियर कर दीजिए। और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है। साल भाई, 2-4 चीजें परफा बनूजी से पूछ लीजिएगा कि ऐसी बता दें जिसमें हम कहीं राजनीति कर लें, क्योंकि इनकी तो हर बात में होता है इसमें राजनीति ना करें, उसमें राजनीति करें। क्या हमारी राजनीतिक पार्टी है कि क्या है हमारी पार्टी? आप बताए ना। राजनीतिक पार्टी जो है वो राजनीति भी जरूर करेगी। आप अगर सोचेंगे राजनीतिक पार्टी आपकी है, आपको हर बात। चलिए प्रभा जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जब नहीं। देश के ऊपर संकट आता है तो आप उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अपनी बातों को भूल गए आप। आज जब जम्मू कश्मीर के ऊपर जब ऐसी घटना हुई तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था और आपसे कह रहा था ये समय है आप पीओके लेके आओ। अपने टाइम पे तो आप ये बात करते हैं राजनीति ना करें, और हमारे टाइम पे राजनीति हो जाती है। कैसी राजनीति हो रही है? आप किस चीज में राजनीति करें? आप बताएं, आप बैकग्राउंड करते हैं। अरे भाई, चार धाम पर जिक्र है, चार धाम कहाँ टॉपिक को ले जा रहे हो आप? ना, मैं दोनों प्रवक्ताओं को रोकूंगा भाई, नहीं। प्रभा जी, आशीष जी, प्रभा जी और आशीष जी, प्रभा जी और आशीष जी, अरे भाई बहुत सीरियस टॉपिक है भाई। चार धाम यात्रा को लेकर चर्चा करने आए हम। नहीं, प्रभा जी, आप चलिए, प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुंबई में जो हमला हुआ 26/11 का हमला वाले आ गए, आप बड़ा बात बताएंगे मेरा किसे कहते हैं? टॉपिक पे आप लोगों को अगर आशीष भाई टॉपिक पे, आशीष भाई टॉपिक पे। केदारनाथ मंदिर के अंदर थाल लेके जाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जो है कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे। अरे केदारनाथ मंदिर में थार क्यों गई थी? कहाँ है वो थार? वहीं है या बढ़ा दिया आपने थार है? अरे ठीक है, एक जरूरत की चीज है हेलीकॉप्टर, चलो अब मजबूरी हो गई, लोग चल नहीं पा रहे, हेलीकॉप्टर जाना चाहिए, चलो जा रहा है।
अब आप थार ले गए, किस चीज के लिए ले गए? दिखावे का काम मत करो कि थार में मोदी जी को खड़ा करके फोटो खींच दोगे वो दिखाओगे, इस तरह की हरकतें मत करो। आपको देखो आस्था की जगह है और वहां आस्था ही होनी चाहिए। हमारे 4 धाम है, आस्था की जगह है, सम्मान करना सीखो। ये तो वो लोग हैं जिनको तीर्थ पुरोहितों का श्राप लगा है। जब इन्होंने पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है ऐसे कानून बना के रख दिए, आपको तो तीर्थ पुरोहितों को भी श्राप लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहित जो लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, इन भाजपा वालों ने उन तीर्थ पुरोहितों को सड़क में खड़ा करने का काम किया। तीर्थ पुरोहित सड़कों में इनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। आप कह रहे हैं राजनीति मत करो। अरे आप कर क्या रहे हैं? आपके राज्य में खुश कौन है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ धाम आए थे तो हमने भी देखा था उस वीडियो को, जब बद्रीनाथ धाम आए थे फोटो बड़ी बड़ी खिंचा के अपनी जब वापस जा रहे थे तो वहां जो उनके तीर्थ पुरोहित थे वो किताब लेकर खड़े थे, अपनी बैठे थे कि ये किताब में साइन करेंगे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने किताब पे धक्का मारा, हमने उसको भी देखा है। तो किस तरह से आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद हमें समझाएंगे हम कहाँ क्या करें, तो ये नहीं चलेगा। देखिए राजनीतिक पार्टी है, राजनीति भी होगी, आपको समझाया भी जाएगा और माननीय राहुल गांधी तो आपको हर समय समझाने का काम करते हैं। आज क्रेडिट ले रहे हैं उसके ऊपर कि हमने देखो कर दिया ये अपना जो जाति जनगणना कर दी। अरे समझाया तो आपको हम नहीं था। देश के हित में काम होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए, देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टियों का अपना निजी हित नहीं होना चाहिए। ये निजी हित के लिए काम करते हैं और अपने हित के लिए देश को खतरे में डालने का काम करते हैं, ये उस प्रकार के लोग। चलिए ठीक है, मैं तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राजेश सेमवाल जी का रुख करूंगा। राजेश जी, धर्म और राजनीति दो ऐसे पहलू हैं जो भारत में आगे पीछे घूमा करते हैं। ऐसे तीर्थ पुरोहित आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग का तो काम बिल्कुल अलग है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप लोग को खींचा जरूर जाता है, बुलाया जरूर जाता है। नहीं देखिए, हम लोग तो जो गंगोत्री धाम में आएगा या केदारनाथ जी में आएगा, बद्रीनाथ जी में, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, हमारे लिए वो श्रद्धालु है। माँ गंगा जी चरणों में आया है, हमसे आशीर्वाद मांगेगा तो हम माँ के चरणों से प्रार्थना हर किसी के लिए करेंगे। अब बीजेपी कांग्रेस है, वो राजनीतिक दल हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट देने की भी बात होती है। कांग्रेस कुछ, बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस को लगता है कि उसमें कुछ कमियां निकाल करके, क्योंकि राजनीति करेगी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, पार्टियां राजनीति करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में जब हमारी ये 4 धाम यात्रा चलती है, उत्तराखंड की जो है पहचान है, 4 धाम ही उत्तराखंड की पहचान है। और ये ऐसा नहीं, हजारों वर्षों से, कई वर्षों से जो है हमारी ये परंपरानुसार यात्रा चली आ रही है। हमारे कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं, शीतकाल में मठों में जो है पूजा होती है, जो हमारे जो भी तीर्थ स्थल है ये बंद हो जाते हैं। कई परंपराएं हमारी जो चली आ रही है और हम सबका भी कर्तव्य रहता है, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हो, चाहे उत्तराखंड का जनमानस हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है इस यात्रा से जुड़ा हुआ है और हम सबके लिए जो है ये पहचान है। हम लोग चाहे बम्बई चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, जब हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग गंगोत्री से या केदारनाथ से या बद्रीनाथ, तो वहाँ के लोग हमें एक अलग सा एक रिस्पेक्ट देते हैं, लोग बिठाते हैं, इज्जत से बात करते हैं कि ये वहाँ के लोग हैं। और जो लोग आए होते हैं उन लोगों को भी मालूम होता है कि वहाँ पर कैसी परिस्थितियां होती है, वो लोग बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। तो ये राजनीति तो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए सबसे लोग सम्मान है, तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद रहता है। और बात आई देवस्थानम बोर्ड की, वो अधिकारों की लड़ाई थी। सरकार ने जो है देवस्थानम बोर्ड थोपना चाहा तो तीर्थ पुरोहितों ने पुरजोर विरोध किया। अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने थोपना चाहा तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री ने वापस भी लिया। उनको लगा गलत निर्णय हो गया, वापस लिया। तीर्थ पुरोहितों की मांग जायज थी और आने वाले, लेकिन एक इसमें आपने देखा होगा भी एक बात आ रही थी कि 20 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन हो गए। मैं तो ये मानता हूं कि ये 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं, गंगोत्री आता, केदारनाथ जाता, फिर बद्रीनाथ जाता, इसमें 2-3 लाख रुपये हेर फेर होता है कि 2-3 लाख यात्री जो है, मतलब अभी मैं कहते 4-5 हजार का ही फर्क था केवल कि यमुनोत्री से गंगोत्री में ज्यादा थे। केवल केदारनाथ में थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, 1-1.5 लाख का ज्यादा आंकड़ा है। तो ये सब लोगों को जोड़, ये सारे तीर्थों को 1 लाख गंगोत्री में, यमुनोत्री में दिखाएंगे, 1 लाख गंगोत्री में दिखाएंगे, 3 लाख वो सारा जोड़ देते हैं। जबकि उस 3 लाख में जो है 1-1.5 लाख यात्री तो वही है जो गंगोत्री आए थे। गंगोत्री से लोग जाते हैं क्योंकि हमारी ये वाममूर्ति यात्रा होती है, लोग पहले यमुनोत्री जाते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं, फिर बद्रीनाथ। बहुत कम 1, 2, 3, 4, 5% लोग होते हैं जो एक ही धाम या 2 धामों की यात्रा करते हैं। और आने वाले समय में यात्रा अच्छी चले, ये सभी लोगों का इसमें हित है। और हमारी तो माँ गंगा से, चारों धामों से प्रार्थना है कि माँ भगवती गंगा सबको स्वस्थ रखे, निरोग रखे और यात्रा अच्छी चले, सब लोगों का व्यवसाय अच्छा चले। जय माँ गंगे। बिल्कुल। मीनाक्षी जी,
विशाल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति ना करें, क्योंकि हमारी भाषा में जो राजनीति है, राजनीति का अर्थ है जननीति, और जनता के हित की जहां पर बात होगी हम वहां पे राजनीति करेंगे। लेकिन इन लोगों की जो डेफिनेशन है वो है कूटनीति। तो इनको हमेशा ऐसा लगता है कि राजनीति जिस प्रकार से ये लोग कूटनीति करते हैं उसी प्रकार से सभी लोग कूटनीति कर रहे हैं। तो अगर एक बड़ी बात यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर विकास जब होगा तो कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई डेवलपमेंट वाली चीजें होती हैं, ये सब ठीक है, इसको हम भी एग्री करते हैं। लेकिन हमें अपने वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको समझना पड़ेगा कि अन्य धामों के मुकाबले जो केदारनाथ धाम है वहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे जितना ज्यादा हेलीकॉप्टर्स चलेंगे, वहां पे जितना ज्यादा परिवहन का संचालन होगा, उतना ज्यादा वहां पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वहां के ग्लेशियर्स पिघलने से जो नुकसान हो रहा है वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान होगा। 2013 की आपदा का दंश जो है वहां के लोग आज तक झेल रहे हैं। आज तक भी हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनका घर परिवार उजड़ गए और वो मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हैं। तो इन सब चीजों को देखिए, हम भी चाहते हैं कि केदारनाथ यात्रा, बाबा केदार के दर्शन करने सारे लोग आए, सभी लोग आए, लेकिन वो सिर्फ एक आस्था के रूप में ही आए और वो एक आस्था का अनुभव ही यहाँ से लेके आए। अब ये लोग बात करते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, कोई स्वरूप नहीं बदल रहा। स्वरूप बदलने की हम बात करें तो पिछली बार ये वहां पे ढोल बज रहे थे, हल्ला मच रहा था। हम जानते हैं कि कितना संवेदनशील वो एरिया है, किस प्रकार का पहाड़ है वो, जहाँ पे ये ढोल नगाड़े बज रहे थे। उसी प्रकार हमने अभी देखा कि एक रील वायरल हो रही थी जिसमें भांगड़ा किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें, जब पिछली बारी ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि वहां कोई भी फोन लेके नहीं जाएगा, तो वहां फोन अंदर कैसे जा रहे हैं? इसका मतलब ये सिर्फ बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये इनका कहना है कि हम भी चाहते हैं कि सारी सुविधाएं हो, चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि ये लोग चाहते होंगे कि वहां सारी सुविधाएं हो ताकि इनके ऊपर कोई इल्जाम ना आए, लेकिन ये लोग धरातल पे कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ बातों में ही इनकी सुविधाएं चलती हैं। असल जो देखा जाए तो वहां जब अव्यवस्थाएं होती हैं तब नजर आती हैं, जब वहां पे कोई परेशानी होती है। हमने देखा कूड़े की वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है, हमने वहां देखा शौचालय जो है वो नहीं होते हैं यात्रियों के लिए। तो इस तरह की कई छोटी छोटी समस्याएं जो है एक वहां पे क्रिएट होती है। लेकिन इनके लिए जो सुविधाएं हैं वो है लग्जरी होटल्स, वो है एरोप्लेन की सीट, वो है आपके लिए वहां पे पहुंचने के लिए घोड़े खच्चर, ये सब चीजें। तो इस तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। असल में केदारनाथ जो है उसके पर्यावरण पे भी कौन सोचेगा? पर्यावरण के बारे में क्या? पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए फिर हम कई करोड़ों के पैसे लगा के कोई टीम वहां पे बुलाएंगे? इस यात्राओं के साथ साथ हमें ये इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा कि जो वहां पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहां पे जो एक प्रकार की जो स्पीशीज है वो जो भौगोलिक स्थितियां बदल रही हैं, कुल मिलाकर कई प्रकार की जो स्पीशीज है वो खत्म हो गई है वहां पे। तो इन सब चीजों के बारे में भी तो बात करनी होगी। ठीक है, सुविधाएं दो, आप जितनी मर्जी सुविधाएं दो, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है मानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो चौड़ीकरण बस होता ही रहता है हमेशा। जब यात्रा चल रही है तब भी आप देखेंगे कि बीच बीच में वो जेसीबी लगा के चौड़ीकरण हो रहा है। तो इनका कोई प्लान्ड नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, सिर्फ बातों में सिर्फ ये बातें करते हैं और कुछ इनका कोई काम नहीं है। चलिए अरुण शर्मा जी के पास रुक चलूंगा। अरुण शर्मा जी, अव्यवस्थाओं की बात लगातार सामने आती है, लेकिन कैसे सरकार सबको ये क्लियर करे कि हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है इसमें। देखिए विशाल भाई, घोड़ों की समस्या आई थी कि घोड़ों में वायरस मिला था, तो प्रॉपर जांच हुई, उसके बाद कई दिन वो घुड़सवारी बंद रही और उसके बाद फिर वो कल खोलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ध्यान दे रही है। और देखिए, पहले अगर आपको ध्यान विशाल भाई, क्योंकि हम सब लोग एक विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जब यात्रा में आदमी आता था तो पूरे गांव और इलाके के लोग उसे विदा कर देते थे। बिल्कुल, कि हो सकता है ये इसकी अंतिम यात्रा हो, अब वापस ना आए, तो बिल्कुल धूमधाम से विदा करा जाता था। आज वो स्थिति तो है नहीं, क्योंकि आज हमने धीरे धीरे सुविधाएं जोड़ी। उन सुविधाओं से आराम मिला लोगों को। पहले वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग जाते थे यात्रा पे, आज नौजवान भी आ रहा है।
जो शादी नई नई शादी हुई है वो आशीर्वाद लेने आ रहा है, या अब तो बहुत सारे, जब से मोदी जी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करी है, उसके बाद से त्रिवेणी नारायण में शादी हुई थी, सारी शादी पहले क्या है। देखिए धीरे धीरे क्योंकि ब्रांडिंग हुई है, तो ब्रांडिंग के बाद ये सारी चीजें बढ़ी है। और एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कोविड के बाद कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं इनका धार्मिक यात्राओं की तरफ रुझान बढ़ा है। इसलिए आप देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, या आप तिरुपति में देख लीजिए, या रामेश्वरम में देख लीजिए, कमोबेश हर जगह यात्रियों का दबाव बढ़ा है कोविड के बाद। तो वही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में कोविड के बाद एकाएक, जैसे कोविड की दूसरी वेव खत्म हुई, एकाएक रेला आ गया और यहाँ तमाम लोग, चाहे कैंपिंग के लिए आए हो, राफ्टिंग के लिए आए हो, या यात्राओं के लिए आए हो, या हम ट्रैकिंग के लिए उसके लिए आए हो, क्योंकि हमारे पास केवल 4 धाम नहीं है, हमारे पास खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है, चाहे वो नैनीताल हो, कौसानी हो, मसूरी हो, रानीखेत हो, वो भी है। तो तमाम जगह यात्रियों का तीर्थाटन के लिए ये कहे, पर्यटन के लिए कहे, रेला बढ़ा है। तो ये सारी चीजें हुई है। और देखिए राजेश सिमवाल जी ने यहाँ बोला कि उनको भी ये उम्मीद थी कि कुंभ के बाद कम आएगी, लेकिन अगर हम पिछले 30 तारीख से आज तक के आंकड़े देख लें तो यात्रा कमोबेश पिछले साल से कम है, बिल्कुल, लेकिन बहुत बुरी स्थिति भी नहीं है। जी राजेश भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे, आज 4 धाम यात्रा फिर से पटरी पर लौट चुकी है और अच्छी बात करें शर्मा जी ने कि यात्रा लगातार बढ़ रही है, वहाँ पर यात्री कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और लगातार उनकी सुविधाओं को लेकर भी ध्यान रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।